नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 3 नवंबर 2022। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे द हिंदू के समाचार पत्र में कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण सूचना, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस आपके लिए आईएएस 2023 के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए इंडिया लेवल पर मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करा रहा है। आप सभी लोग इस मॉक टेस्ट को देके अपनी परीक्षा की जो भी तैयारी आप कर रहे हैं उसका एक एनालिसिस कर सकते हैं। यह मॉक टेस्ट आपका 6 नवंबर को लाइव होगा 9:30 बजे से 11:30 बजे तक। ध्यान दीजिएगा, यह ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर आयोजित करा जाएगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन का जो भी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, शुरू के 2 टेस्ट कंप्लीटली फ्री हैं, इसके लिए कोई भी शुल्क आपको नहीं देना है। पहला टेस्ट आपका 6 नवंबर को होगा और दूसरा टेस्ट आपका 1 हफ्ते बाद 13 नवंबर को होगा। आपको इस वीडियो के रजिस्ट्रेशन लिंक पे एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म आपको जरूर से जरूर भरना है इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो दोनों ही भाषाओं में, इंग्लिश और हिंदी में, ये दोनों मॉक टेस्ट आपके लिए आयोजित करे जाएंगे। ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में रहेंगे। सबसे बड़ी बात है, इसका डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड आपको दिया जाएगा जिसमें ऑल इंडिया के बेसिस पे आपकी रैंकिंग आपको बताई जाएगी। तो पूरे इंडिया लेवल में जितने स्टूडेंट्स इन 2 टेस्ट को देना चाहते हैं वो सारे अपने आप को रजिस्ट्रेशन अपना करा के इस टेस्ट को दे सकते हैं। चलिए अब अपने सत्र को शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल पेज नंबर 1 पर आपको मिलेगा जिसको आप थर्ड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग पर्यावरण के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए यहां पर चूंकि द हिंदू के फ्रंट पेज पे यह आर्टिकल आया है इसलिए आपको इस बारे में जानना आवश्यक है। यह एक चिंता जाहिर करी जा रही है इस आर्टिकल में, वो ये चिंता है जो भारत में पाए जाने वाले गेंडे हैं, ठीक है, इनके आप देखोगे यहां पर जिसको ये हॉर्न बोला जाता है, सींग बोला जाता है, इस सींग की जो लंबाई है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। राइनो हॉर्न्स आर श्रिंकिंग। तो ये काफी ज्यादा चिंता का विषय है। यहां पर दूसरा, ये एक स्टडी हुई है, उस स्टडी में ये पाया गया। अब ये जो स्टडी हुई है ना, वो कैसे हुई है, ये कैसे पहचाना गया है, तो यहां पर ये बात ध्यान दीजिएगा कि 4000 राइनोस की जो फोटोज थी उनको एक साथ देखा गया, उन पे एनालिसिस करा गया। उस एनालिसिस के बाद में देखा गया कि अब ये जो एनालिसिस था 1862 में जो राइनो की फोटो थी वहां से लेकर फोटोज जो थी ऐसी 4000 फोटो देखी गई। तो 2022 तक की जो फोटोज थी उसमें देखा गया कि निरंतर इनकी जो ये हॉर्न है उसमें उसकी लंबाई में कमी देखी गई। अब इस लंबाई में जो कमी देखी गई उसका मुख्य कारण इस रिपोर्ट में बताया गया वो है शिकार। अब बेसिकली होता क्या है, राइनो का शिकार इसकी इस हॉर्न के कारण से होता है। तो इन्होंने अपने आप को अडेप्ट करने के लिए ये जो यहां पर हॉर्न था वो वर्ष दर वर्ष श्रिंक होता चला गया। अब थोड़ा सा राइनो के बारे में जान लेते हैं। रिपोर्ट तो आपको समझ में आ गई होगी। तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में यहां पर सबसे पहले आपको जानना होगा कि राइनो की जो प्रजातियां होती हैं तो टोटल 5 प्रकार की प्रजातियां यहां पर पाई जाती हैं। बहुत सिंपल से नाम है मगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्लैक राइनो, व्हाइट राइनो जो एक सींग वाले गैंडे होते हैं, वन हॉर्न राइनो, जावा राइनो और सुमात्रन राइनो। यहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडिया के संदर्भ में जानना होगा कि भारत में केवल ये वाला राइनो पाया जाता है और आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इसको वल्नरेबल श्रेणी यानी कि सुभेद्य श्रेणी में रखा गया है। बाकी अगर बात करेंगे तो ब्लैक राइनो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, व्हाइट राइनो ये नियर थ्रेटेंड है, मतलब इतना संकट इनके ऊपर नहीं है बट फिर भी इनको संरक्षण की आवश्यकता है। जावा राइनो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, सुमात्रन भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर शिकार इनका बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, इस वजह से ऐसा देखा गया। दूसरा, इनके ऊपर एक संकट रहता है इनके हैबिटेट का यानी कि इनके निवास का। तो ये भी इस प्रजाति को बचाने के लिए हमको इन दोनों चीजों पर ध्यान देना होगा। दूसरा, इस रिपोर्ट में एक और रिपोर्ट सामने आई है कि केवल ये राइनो के लिए नहीं है, हाथियों में भी देखा गया है टस्क का जो आकार होता है यानी कि हाथी के जो दांत होते हैं उसका आकार, उसमें भी कमी आई है। प्लस जो जंगली भेड़ होती है उसकी भी सींग की जो लंबाई है वो भी निरंतर उसमें भी कमी आई है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इस आर्टिकल में निकले थे जो काफी इंपॉर्टेंट है आपको जानना। अगला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 12 पे मिलेगा, इसको भी आप थर्ड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग एग्रीकल्चर की बात करते हैं। देखिए यहां पर न्यूज का संदर्भ क्या है पहले वो समझ लीजिए
केंद्र सरकार ने क्या करा है, जो भी उसके फर्टिलाइजर की सब्सिडी है, ठीक है, तो इस सब्सिडी को उन्होंने जस्ट डबल कर दिया है। कैसे डबल कर दिया है? बजट के दौरान जो सब्सिडी घोषणा हुई थी वो 21,000 करोड़ की हुई थी, ठीक है। अब इस सब्सिडी को इन्होंने डबल करके कितना कर दिया है? 51,875 करोड़, ठीक है। फिगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे आसान फिगर है, आप 21 का 51 ऐसे करके याद कर लीजिएगा। तो इतने करोड़ की सब्सिडी का अनाउंसमेंट यहां पर कर दिया गया है। बेसिकली ये सब्सिडी दी किस चीज पे जा रही है, कौन सी उर्वरक पे दी जा रही है? तो वो याद रखिएगा, एनपीके उर्वरक पे, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। अब ये सब्सिडी देने की सरकार को आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि आपको पता है कि जैसे रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, तो हमारे देश में अगर हम पोटाश की बात करें, यानी पोटेशियम की बात करें, तो ये नाम मात्र का होता है, तो हमें ये बहुत ज्यादा मात्रा में आयात करना होता है। तो चूंकि इस युद्ध की वजह से जो आपूर्ति श्रृंखला है वो बाधित हो गई है, तो अब हमको क्या करना है, पोटाश जो है वो जहां से भी दूसरे देशों से अगर लेना पड़ेगा तो वो महंगी कीमतों पे बेचेंगे। तो यहां पर इनकी कीमतों में जो है वो वृद्धि हुई है। इससे क्या हुआ है? उर्वरक की कीमतों में वृद्धि हुई है। अब हम उर्वरक भी जो आयात करते हैं तो वो भी हमें महंगी पड़ती है। इस वजह से सरकार ने क्या करा है कि किसान के ऊपर भाई ज्यादा बर्डन ना पड़े, उसको चीजें महंगी ना खरीदने पड़े, इस वजह से ये सब्सिडी का जो नियम था उसको उसने दुगना कर दिया। टोटल अगर आप बात करोगे ना रबी और खरीफ फसलों पर, तो 2.25 लाख करोड़ रुपए की जो सब्सिडी है वो यहां पर सरकार के द्वारा एक अनुमान लगाया गया है कि खर्च करी जाएगी। यहां पर देखिए, यहां पर इस आर्टिकल में यह भी निकला हुआ है कि डाइमोनियम फॉस्फेट जो होता है, जिसको डीएपी उर्वरक बोलते हैं, तो इसके जो बैग की कीमत 1350 रुपए अब पड़ेगी सब्सिडी के बाद। पहले ये 2650 रुपए का आता था। अगर यूरिया के सब्सिडी की बात करेंगे तो 2400 रुपए का जो प्रति बैग था, तो उसमें बाजार मूल्य की अगर तुलना करें तो 2700 रुपए है, जो लगभग 266 रुपए में बेचा जाएगा। यहां पर देखिए डीएपी के बारे में जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, प्रारंभिक परीक्षा में आपसे पूछा भी जा सकता है। यूरिया सबसे ज्यादा मात्रा में भारत में यूज होने वाला उर्वरक है, पहली चीज तो ये याद रखिएगा। यूरिया के बाद अगर सेकंड नंबर पे जो सबसे ज्यादा उर्वरक यूज होता है उसी को हम लोग डैप बोलते हैं, ठीक है। अब डैप जो है इसमें आ क्या रहा है? इसमें आ रहा है फॉस्फेट। फॉस्फेट का मतलब हुआ यहां पर किसकी बात हो रही है? फॉस्फोरस की। तो फॉस्फोरस जो है ना, फॉस्फोरस की मात्रा इसमें बहुत अधिक मात्रा में होती है। जो हमारी मृदा होती है उसको उसको आवश्यकता भी होती है। फॉस्फोरस बेसिकली करता क्या है? जो भी हमारे प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, इनके जो रूट्स होते हैं, इनको बहुत मजबूती प्रदान करता है, इनकी जड़ों को अच्छे से डेवलप करता है। बट ये जो फॉस्फोरस है, इसके जो दाम है वो भी महंगे हो गए हैं। तो जब इससे बनने वाली चीजें होंगी उसके भी दाम महंगे हो जाएंगे। तो किसान को जो डैप है वो बहुत महंगा पड़ता है। इस वजह से भी सरकार ने यहां पर सब्सिडी इसमें लगा दी है। तो अब जो चीजें 2650 रुपए की पड़ती थी वो 1350, मात्र आधे दामों पर किसान इसको ले सकता है। तो ये कुछ मुख्य बातें थी इस आर्टिकल से संबंधित। अब जैसे बात करते हैं, अभी हम लोगों ने डैप उर्वरक के बारे में पढ़ा, तो इसी तरीके से नीम कोटेड यूरिया है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या है, इसका बेसिकली यूज इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए, कीट और रोग से जो हमले होते हैं उसकी कमी हो जाती है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नीम कोटेड यूरिया का इन फसलों में होता है, ये चीज याद रखिएगा, धान, गन्ना, मक्का, सोयाबीन, अरहर। अब जैसे इस नीम कोटेड यूरिया को डालते हैं ना, तो नाइट्रोजन का जो रिसाव होता है वो उसको धीरे कर देता है। तो उससे क्या होता है कि नाइट्रोजन की जो उपयोग की दक्षता होती है पौधे की, वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसी तरीके से हाल ही में पीएम प्रणाम, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, पीएम प्रणाम योजना लागू करी गई थी। अब इसमें प्रणाम शब्द आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि किसान जो है वो अपने खेतों को प्रणाम कर रहे हैं कि बस अब जो भी हम आपको रासायनिक उर्वरक डाल रहे थे, हम उनको स्टेप बाय स्टेप क्या करते रहेंगे, कम करते रहेंगे। तो रासायनिक उर्वरक जो होते हैं उससे मृदा को काफी नुकसान होता है, तो इनके उपयोग को क्या करना है, कम करना है। तो उससे संबंधित योजना थी पीएम प्रणाम, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। इस पीएम प्रणाम योजना में जो राज्य हैं उनको क्या दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा कि भाई आप अपने यहां रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करवाइए और इसका दूसरा जो विकल्प है उसको तलाश करिए, प्लस जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसके विकल्प को तलाश करिए। अब ये जो पैसा यहां पर इंसेंटिव दिया जाएगा, ये आएगा कहां से? ये आएगा इसी सब्सिडी से, जो ये मैंने आपको बताया 2.25 लाख करोड़ रुपए। सोचिए इतना बड़ा अमाउंट केवल हम सब्सिडी में सरकार देती है उर्वरक के। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे प्लस जो उर्वरक है उसको हम अपने देश में ही बनाएंगे, तो हमें कम पैसा खर्च करना पड़ेगा उर्वरक को खरीदने के लिए। जब हमें कम पैसा खर्च करना पड़ेगा तो इस सब्सिडी में से जो पैसा बच जाएगा वही पैसा पीएम प्रणाम योजना में इंसेंटिव के तौर पे राज्यों को दिया जाएगा। प्रणाम के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट
न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। एक और चीज यहां पर याद रखिएगा, इफको जो कंपनी है उसने नैनो यूरिया लिक्विड बनाया है। अब ये लिक्विड की जो बोतल आप देख रहे हो तो इसकी केवल 500 मिलीलीटर यानी कि आधे लीटर की जो बोतल है, ये एक यूरिया की जो बोरी आती है ना उसके बराबर है। यानी कि इससे जितना फायदा मिलेगा उतना ही फायदा इस पूरी बोरी से मिलेगा। आप देख पा रहे हो कि इनपुट कॉस्ट भी इससे रिड्यूस्ड होगी, पर्यावरण से काफी ज्यादा फ्रेंडली है। ठीक है, जो इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू है, पोषक तत्व हैं, वो बहुत अधिक है। फार्मर की इनकम दुगनी होगी। अब आप कहोगे ये कैसे भाई, इतनी बड़ी बोरी खरीदने से अच्छा है 500 मिलीलीटर की बोतल लेंगे तो इसकी कॉस्ट भी किसान को कम पड़ेगी। तो जब कॉस्ट कम पड़ेगी तो वही पैसा वो यहां पर बचा सकता है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि यहां पर किसान की आय दुगनी कैसे हो सकती है, क्योंकि ये जो है ये क्या कर देगी, उत्पादन दुगना कर देगी। तो जब ये उत्पादन दुगना कर देगी तो जाहिर सी बात है उसकी आय बढ़ जाएगी। अब अगर बात करी जाए कि उर्वरक कहते किसको हैं, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि जो प्लांट होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनको ग्रो होने के लिए एक तरीके से हम लोग एक्स्ट्रा मदद देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उर्वरक बोलते हैं। उर्वरक में ऐसा क्या होता है कि प्लांट को वृद्धि होने में मदद मिल जाती है, क्योंकि इसमें होते हैं न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो पोषक तत्व। अब इन पोषक तत्वों को दो पार्ट में बांटा जाता है, एक होते हैं हमारे मैक्रो, एक होते हैं हमारे माइक्रो। ठीक है, ये जो माइक्रो मैक्रो है तो है ना, ये हमारे प्राइमरी होते हैं, यानी कि ये मेन होने ही चाहिए। तो ऐसा बोला जाता है कि 6 मैक्रो तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं जो उर्वरक में होने चाहिए। जैसे कि उसमें होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ठीक है, इसी तरीके से माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, ये हमारे सेकेंडरी होते हैं। ये टोटल ऐसा बोला जाता है कि ये 8 तत्व ऐसे होते हैं जो किसी मृदा में अगर होंगे तो पौधे का विकास होगा। जैसे बात करी जाती है बोरॉन की, क्लोरीन की, आयरन की, जिंक की, तो ये तत्व कौन से होते हैं, माइक्रो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरूर याद रखिएगा। अगला आर्टिकल आपको मिलेगा पृष्ठ संख्या 6 पर, जिसका संबंध थर्ड पेपर से है, जहां पर हम लोग पर्यावरण के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम लोगों ने राइनो के बारे में देखा, अब हम लोग यहां पर वर्ल्ड बायोस्फीयर के बारे में बात करेंगे। बायोस्फीयर को क्या बोलते हैं, जैव आरक्षित जो क्षेत्र होते हैं उनको बोला जाता है बायोस्फीयर। तो बेसिक से इस आर्टिकल को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है ये। अब देखिए, इस आर्टिकल में बताया गया है कि पहली बार बड़े ध्यान से सुनिएगा, यूनेस्को के द्वारा एक संस्था है, उसका नाम है वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व, WNBR। इस संस्था के द्वारा पहली बार हो रहा है कि 3 नवंबर, जो कि आज की डेट है 2022, इस दिन इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व को मनाया जा रहा है। अब देखिए, ये पहली बार हो रहा है, तो जान लीजिए, यहां पर लिख भी दे रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन जाएगा। आपकी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा 2023 में भी पूछ सकते हैं, 24 में भी पूछ सकते हैं। स्टेट PCS की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये करंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस आर्टिकल की शुरुआत ही इस डे से होती है, ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि आज के दिन क्या है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। और कौन सी संस्था इसको रेगुलेट कर रही है, वो है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये सब कुछ किसके अंडर में आ रहा है, यूनेस्को के अंडर में। अब जरा थोड़ा सा इस संस्था के बारे में जानते हैं। तो देखिए, ये बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो ये संस्था है, ये संस्था बेसिकली काम क्या करती है, ये काम करती है लोगों के बीच में आपस में जो नॉलेज है उसकी शेयरिंग करने का, लोगों को ये बताने का कि जो पर्यावरण है, जो हमारे जैव आरक्षित क्षेत्र होते हैं, ये हम लोग क्यों बनाना चाहिए, क्यों घोषित करना चाहिए, इसके पीछे इसका फायदा क्या होता है। दूसरा, पॉवर्टी रिडक्शन, किस तरीके से जो गरीबी है उसको कम कर सकते हैं। अब उसका जैव आरक्षित क्षेत्र से क्या मतलब है, देखिए, जितना हम लोग पर्यावरण को आरक्षण देंगे ना, तो उतना पर्यावरण में बढ़ोतरी होगी। जब पर्यावरण में बढ़ोतरी होगी तो पूरी एक खाद्य श्रृंखला में बढ़ोतरी होगी। तो अब जब पेड़ पौधे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी जीविका जीव जंतुओं, पेड़ पौधों पर ही निर्भर करती है, परंतु यदि हम इनको नष्ट कर देंगे, इसको आरक्षण नहीं देंगे, तो अगर हम इनका सतत विकास करते हैं, तो सतत विकास करने का सीधा सा मतलब होगा कि हम के लिए एक रोजगार का अवसर भी प्रदान कर रहे हैं। तो रोजगार का अवसर प्रदान करेंगे तो जाहिर सी बात है जो गरीबी है वो कहीं ना कहीं उसमें रिडक्शन होगा। इसी तरीके से रिस्पेक्ट करना कल्चरल वैल्यूज की। अब जो भी पर्यावरण होता है, पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे समुदाय ऐसे होते हैं जिनका एक सांस्कृतिक भावना इन लोगों के साथ जुड़ी होती है, चाहे वो एक आस्था जुड़ी हो या वो कोई प्रेम की भावना होती है, भावनात्मक कोई जुड़ाव होता है। तो यदि हम इनका संरक्षण करेंगे तो हम उनके
जो कल्चरल वैल्यूज हैं उनका भी एक तरह से संरक्षण करेंगे। और ये सारी चीजें हमको क्या करनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं, सतत विकास जो हमारे लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने का हमारा एक साधन होगा। तो ये इस संस्था का मोटिव है। इतनी चीज याद हो गई होगी आपको। अब अगर बात करें तो यूनेस्को के हिसाब से बायोस्फीयर जो रिजर्व होते हैं, अगर पूरे विश्व की आप बात करोगे ना, तो इसमें देखिए निकला हुआ है टोटल 738 बायोस्फीयर रिजर्व हैं 134 कंट्री में, उसमें भारत भी है। तो भारत में कितने हैं टोटल? 12। अब देखिए यहां पर श्रीलंका की बात करेंगे तो वहां पर 4 हैं और 3 मालदीव्स के अंदर हैं। तो यहां पर अगर एशिया की बात करेंगे, एशिया पैसिफिक की, तो वहां पर 172 बायो रिजर्व पाए जाते हैं। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत के अंदर अगर टोटल बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे तो वो 12 है। सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व था वो था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद ये सारे हैं बायोस्फीयर रिजर्व। जानते हैं यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके लोकेशंस आपको पता होने चाहिए। कोशिश करिएगा कि आपके पास अगर इंडिया का कोई ब्लैंक मैप है तो उन मैप के ऊपर हेडिंग डालिएगा बायोस्फीयर रिजर्व, और सारे स्फीयर हैं वहां पर उनको नोट कर लीजिएगा ऐसे एक्स बना के या 1 2 3 करके। जहां जहां पर ये आते हैं उस राज्य में जाके इन बायोस्फीयर रिजर्व की लोकेशन अपने मैप में जरूर रखिएगा। अब बात करते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो होता क्या है। तो देखिए इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 चीजें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? पहला ये वाला एरिया, इसी को हम लोग कोर एरिया के नाम से भी जानते हैं। दूसरा ये एरिया है, ठीक है, नंबरिंग में करता जा रहा हूं, जिसको हम लोग बफर जोन के नाम से जानते हैं। और तीसरा एरिया होता है जिसको हम लोग ट्रांजिशन या संक्रमण जोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखो जो कोर एरिया होता है ना, ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया होता है। यहां पर जो भी पेड़ पौधे हैं, जो भी जानवर जीव जंतु हैं, इनको बहुत ज्यादा आरक्षण दिया जाता है, संरक्षण इनका करा जाता है। ठीक है, जो बफर एरिया होता है यहां पर कुछ आपको मानव गतिविधियां देखने को मिलेंगी, कुछ शोध संस्थान भी यहां पर हो सकते हैं थोड़े बहुत, जिनसे इन पर कोई नेगेटिव प्रभाव ना पड़े। कुछ टूरिज्म भी यहां पर अलाउ कर दिया जाता है। इसके बाद जो ट्रांजिशन का स्थान आता है, यहां पर मानव बस्तियां थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगी। यहां पर आपको शोध के संस्थान बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, प्लस टूरिज्म भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस टाइप के 3 पार्ट में डिवाइड होता है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। अब थोड़ा सा बात करते हैं इस आर्टिकल के बारे में कि इस आर्टिकल में क्या चीजें हैं। तो यहां पर बोला जा रहा है कि अगर एशिया की बात करेंगे तो उसमें बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, ये 3 देश ऐसे हैं जहां पर कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो हमको क्या करना है? हमको एक प्लान ये करना है कि कैसे भी करके इन 3 देशों में कुछ ना कुछ बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जो पर्यावरण है उसको जरूर से जरूर संरक्षित करा जाए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो संस्था है ये क्या करती है, कोऑपरेशन करेगी, प्लस शेयरिंग करती है नॉलेज की। जो अपने एक्सपीरियंस हैं वो देशों के बीच में शेयर करेगी, जो इसके मेंबर्स हैं उनके बीच में शेयर करेगी। प्लस नॉलेज शेयर करने का मतलब क्या होता है कि उनकी जो कैपेसिटी है उसको बिल्ड करना है। मतलब किसी को पर्यावरण के बारे में नॉलेज नहीं है तो उसको बताना है कि इसके लाभ और हानि क्या हो सकते हैं, जिससे कि वहां पर भी जो मैन पावर है उस देश में भी डेवलप हो सके। इसका देखिए फायदा क्या होगा, जो वायु है वो हमें क्लीन मिलेगी, जो फूड है वो हमको अच्छा मिलेगा, जो जल है वो हमको स्वच्छ मिलेगा। ये सारी चीजें जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी भी पूर्ति इसी उद्देश्य से होती है कि पर्यावरण को संरक्षित करेंगे तो हमें प्रदूषण फ्री भोजन, जल, ये सारी चीजें हमको मिलेंगी। यहां पर बताया जाता है इस आर्टिकल में कि यहां पर साउथ एशिया जो है उसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। 30 टोटल बायोस्फीयर रिजर्व साउथ एशिया में बताए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला श्रीलंका के अंदर खुला था, जिसको नाम, इसका नाम याद रखिएगा, ये भी आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछ सकते हैं, हुरुलू बायो रिजर्व। 25,000 एकड़ में टोटल ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है बना हुआ है। इंडिया की बात करें तो मैंने आपको बताया कि 2000 में जो नीलगिरी है उसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करा गया था। अब यहां पर देखिए, यहां पर राइटर बताते हैं कि हमारे सामने ना बहुत सारी चुनौतियां हैं। जैसे अभी हमने एक पैंडेमिक को फेस किया, फिर हम रूस और यूक्रेन का वॉर देख रहे हैं। ऐसे हम लोग भविष्य में आने वाले कई सारे पैंडेमिक की चुनौतियां हमारे सामने रहेंगी, ऐसे युद्धों की चुनौतियां हमारे सामने रहेंगी। तो केवल ना हमको इनको अपना चैलेंज नहीं समझना चाहिए, इसके अलावा हमको ये भी चैलेंज समझना चाहिए कि जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस जिस तरीके से हो रहा है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, अचानक से हीट वेव आ जा रही है, अचानक से सूखा पड़ जा रहा है, बाढ़ आ जा रही है, तो उससे भी क्या होता है, हमारी खाद्य सुरक्षा खतरे में आ जाती है। उससे गरीबी की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, मानव संसाधन की हानि की बात करें, तो ये सारी चीजें हैं। प्रदूषण किस तरीके से दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जो हमारी जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है, तो ये भी हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। अब देखिए, बायोडाइवर्सिटी हो गई, क्लाइमेट चेंज हो गई, पॉल्यूशन हो गया, ये सारी चीजें सीधे से इनका संबंध आ जाता है पर्यावरण से। क्योंकि भाई देखो, जनसंख्या बढ़ेगी तो आप उनके लिए आवास बनाएंगे, तो उसके लिए आप पेड़ काट देंगे, पेड़ काट देंगे तो उससे पेड़ पौधों का नाश होगा, प्लस
वहां पर जिसका आवास है जिस जीव जंतु का, उसको भी हानि पहुंचा देंगे। तो इन चुनौतियों से भी हमको लड़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। यहां पर ये बताते हैं कि इंडिया के पास भी अपना बहुत बड़ा एक पोटेंशियल है पर्यावरण के प्रति अपना योगदान करने का। ऑलरेडी हमारे पास 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इसके अलावा नेशनल पार्क की बात कर लें, या जो ये सब चीजें हो गई जो इन सिटू कंजर्वेशन होता है, उसके बाद एक्स सिटू कंजर्वेशन जो है वो भी इंडिया ने बहुत अच्छे से कर रखा है। नॉर्थ ईस्ट में जो 7 सिस्टर्स, 7 राज्य कहे जाते हैं इंडिया के, वहां पर बहुत ज्यादा जैव विविधता है, तो उसको भी हम लोग ने बहुत अच्छे से आरक्षित करा हुआ है। तो अब यहां पर राइटर बताते हैं हमें इंडिया के साथ, या अगर साउथ एशिया की बात करेंगे तो यहां पर जैसे बात करी जा रही थी बांग्लादेश, भूटान और नेपाल की, यहां पर किसी तरीके का कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो इंडिया यहां पर हेल्प कर सकता है, इनको अपनी नॉलेज शेयर कर सकता है, पर्यावरण के में जागरूकता फैला सकता है। और यहां पर भी इसके अलावा भी जिस जिस देश में जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उनके अगर साइज कम है तो उनके साइज को बढ़ाने की आवश्यकता है। जितना अच्छा हम प्रोटेक्शन दे पाएंगे पेड़ पौधों को, जीव जंतु को, उतना हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए और बेहतर होगा। ये था इस पूरे आर्टिकल का सार। अगली न्यूज आपको पृष्ठ संख्या 8 पर मिलेगी। इसको आप थर्ड पेपर से जोड़ सकते हैं, जहां पर हम लोग कृषि और आर्थिक विकास दोनों ही के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा, आपने न्यूज सुनी होगी कि जो मस्टर्ड यानी कि जो सरसों होता है, उसकी एक नई प्रजाति को खोजा गया है जिसको नाम दिया गया है DMH11। इसका फुल फॉर्म होता है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाइब्रिड बोला जा रहा है। हाइब्रिड हमेशा उस चीज को बोलते हैं जहां पर दो चीजों के बीच में बात करी जाती है। ठीक है, जैसे हाइब्रिड कार्स की बात करेंगे तो वो पेट्रोल और डीजल से भी चलेगी प्लस इलेक्ट्रिसिटी से भी चलेगी। तो इस तरीके की चीजों को हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं। तो यहां पर जो DMH11 जो फसल का निर्माण करा गया है ना, इसकी एक प्रजाति सरसों की निकाली गई है, उसको हाइब्रिड प्रजाति बोली जा रही है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं यहां पर हुआ क्या है। तो जो हमारा पर्यावरण मंत्रालय है, इसके अंडर में एक एजेंसी काम करती है, उसका नाम है अनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति। इसने क्या करा है, अनुवांशिक रूप से संशोधित जो फसल होती है सरसों की, उसको पहले बीज उत्पादन के लिए व्यावसायिक रूप से मंजूरी दे दी है। उसका नाम क्या है, सरसों हाइब्रिड DMH11। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसलिए मैं आप बार बार कह रहा हूं क्योंकि सरसों के लिए ना हाइब्रिड फसल तैयार करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अभी वो क्या थी वो मैं आपको बताऊंगा। यहां पर दो जीन्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको भी याद रखिएगा। पहला है बार्नीज जीन, दूसरा है बारस्टार जीन। अगर बात करी जाए इसको खोजा किसने है, ये तो मान लीजिए इस संस्था ने तो अप्रूवल दिया है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय जो है, इसमें इसका सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, इसके अंदर एक वैज्ञानिक है, इनका नाम याद रखिएगा, दीपक। तो इन्होंने 2007 में ही इसको विकसित किया था। अब बात करते हैं थोड़ा सा हाइब्रिड फसल जो सरसों की निकाली गई है, इसकी प्रक्रिया क्या रही है। तो देखिए, ये चीज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। एक प्रोसेस होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं परागण, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, मैं बहुत बेसिक से आपको चीजें बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, पूरी स्टोरी आपके दिमाग में घुस जाएगी। देखिए, परागण जो प्रक्रिया होती है ना, परागण दो टाइप का होता है। एक होता है सेल्फ और एक होता है क्रॉस। सेल्फ का मतलब क्या होता है, इसी को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही, ये जो आप पौधा देख रहे हैं या फूल देख रहे हैं, तो उसके अंदर ही यदि परागण की प्रक्रिया हो जाएगी तो उसको सेल्फ बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है, क्रॉस के लिए हमको दो अलग अलग पौधे चाहिए होंगे, उनके बीच में जब परागण होता है तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। अब देखिए, ये जो परागण की प्रक्रिया होती है जिसको पॉलिनेशन बोलते हैं, इसमें करते क्या है, इसमें होते हैं पोलन। पोलन किसको बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हो इसको पोलन बोला जाता है, या कहीं कहीं पर पोलन ग्रेन भी लिखा होता है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। इसको क्या करा जाता है, एंथर। ये जैसे जो प्रजनन की प्रक्रिया मानव में होती है, ऐसे ही परागण बोलते हैं एक पुष्प या पौधे में जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है। तो ये जो आकृति आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं एंथर, ये होता है मेल। और जो ये नंबर 2 आप देख रहे हो, ये क्या है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, ये होती है एक फीमेल। तो अब जाहिर सी बात है, और एंथर के पास क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। तो एंथर के जो ये पॉलन होते हैं ना, अगर ये स्टिग्मा को मिल गए यानी कि फीमेल को मिल गए, तो यहां पर परागण की प्रक्रिया सक्सेसफुल हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई, इसको बोलते हैं परागण यानी कि पॉलिनेशन। अब होता क्या है ना, जैसे कोई भी मधुमक्खी होती है, कोई भी कीट होता है, तो जब वो एंथर पे बैठा होता है, ठीक है, तो उसके पैरों के माध्यम से क्या होता है, ये जो पॉलन होते हैं ये उसमें चिपक जाते हैं। अब जब ये जाके स्टिग्मा पर बैठ जाती है, वही
मक्खी, तो वहां पे जो ये पॉलन होते हैं ना, वो इनको यहां पर छोड़ देती है या वो छूट जाते हैं। तो इस स्टिग्मा पे अगर पॉलन आ जाते हैं तो इस प्रोसेस को बोल देते हैं पॉलिनेशन। इतनी बात समझ में आ गई। अब यही प्रोसेस अगर एक ही पौधे में हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। बट सरसों का केस लेते हैं। सरसों के केस में स्पेशलिटी क्या होती है कि ये क्या करता है, ये सेल्फ पॉलिनेशन करता है। यानी कि उसका जो पौधा है उसी के पौधे में जो एंथर है वहां से पॉलन निकल के और उसके स्टिग्मा में चले जाते हैं। तो यानी कि एक ही पौधे के अंदर पॉलिनेशन होता है। अब बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। तो क्रॉस पॉलिनेशन में मान लीजिए ये एक प्लांट 1 है, ये प्लांट 2 है। तो यहां से ये है एंथर, यहां से ये पॉलन निकल रहे हैं। पॉलन निकल के दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाते हैं। तो इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए, जो पौधे होते हैं उसमें मेल और फीमेल तो दोनों के पास होता है, ठीक है। तो क्रॉस जो पॉलिनेशन होता है ना, थोड़ा सा कराना टफ हो जाता है। और उस केस में तो और टफ हो जाता है जहां पर सरसों की बात आती है, क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेशन करता है। तो अब यहां पर करा क्या गया, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान शब्दों में बताऊंगा। मैंने आपको बताया था 2 टाइप के जीन थे। एक था बार्नीज जीन, यहां पर एक बार आपको दिखा देता हूं। एक था बार्नीज और दूसरा था बारस्टार। अब यहां पर इनका रोल आ जाएगा। बार्नीज जीन क्या करता है ना, मान लो ये एक मेल है, ये एक फीमेल है, ठीक है। ये मेल है, ये फीमेल है। अब ये हैं दोनों ही सरसों के पौधे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करा जाएगा ना, अब हमको क्रॉस कराना है। क्रॉस कराने के लिए इस मेल को जो है उसके जो पॉलन होंगे उसको इस फीमेल के पास लाना पड़ेगा। परंतु इसके पास तो ऑलरेडी यहां पर एक मेल है, इसके ही पॉलन यहां पर जा सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसके मेल को हमें क्या करना है, स्टराइल करना है। स्टराइल का मतलब है कि ये अब पॉलन उत्पन्न ना कर सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बार्नीज जो जीन है उसका उपयोग करते हैं। बार्नीज जीन को हम यहां पर इंसर्ट कराएंगे और जैसे ही बार्नीज जीन यहां पर जाएगा, ये जो मेल है ये स्टराइल हो जाएगा, एक तरीके से बोला जाए तो नपुंसक हो जाएगा। तो ये मेल अब पॉलन जनरेट नहीं कर पाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि अब इस पौधे के अंदर कौन सा जीन जा चुका है, बार्नीज जीन। तो अब आप कहोगे कि अब यहां पर कोई भी दूसरा मेल जाएगा तो इस पौधे के अंदर अगर बार्नीज जीन है तो वो तो इसको भी स्टराइल कर देगा। बिल्कुल सही है आप। बट यहां पर आता है ट्विस्ट। यहां पर एक और दूसरा एंजाइम बनाया गया, एक दूसरा जीन बनाया गया, उसको बोला गया बारस्टर जीन। बारस्टर जीन सबसे पहले इस मेल को दिया जाएगा एक दवाई के फॉर्म में, ठीक है। अब इस मेल के अंदर बारस्टर जीन पहुंच चुका है। अब ये मेल जब यहां पर जाएगा ना, तो इस पे जो ये बार्नीज जीन है उसका कोई असर नहीं होगा। जब कोई असर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है ये क्या करेगा, पॉलन निकालेगा। यही पॉलन इस फीमेल के स्टिग्मा पे पहुंच जाएंगे। इस स्टिग्मा पे पहुंच जाएंगे तो एक नए पुष्प का निर्माण हो जाएगा, यानी कि परागण की प्रक्रिया सक्सेसफुल हो जाएगी। इसी को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, जो यहां पे डीएमएच के केस में किया गया है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब आप पूछेंगे ये जो हम लोग हाइब्रिड चीजें बनाते हैं तो हम लोग क्यों बनाते हैं? तो जाहिर सी बात है, देखो भाई, हमको क्या करना है, अपनी जो उपज है उसको बढ़ाना है। दूसरा, जो भी खरपतवार नाशी होते हैं उनसे जो फसलों को नुकसान हो जाता है, तो अगर हम एक ऐसी फसल बना दें, उसके जीन में ऐसा चेंज कर दें कि वो इस खरपतवार नाशी के प्रति क्या हो जाए, टॉलरेंट हो जाए, यानी कि अब वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो ये भी एक कारण होता है जीन एडिटिंग का। जो रोग होते हैं फसलों को उसके प्रति भी वो टॉलरेंट हो जाएं, सहिष्णु हो जाएं। सूखे के प्रति, अब मान लीजिए कोई फसल है उसको पानी की मात्रा ज्यादा चाहिए, बट हमें उसकी उपज बढ़ानी है तो हमें उतना पानी वेस्ट करना पड़ेगा। तो अब कम पानी में ये फसल कैसे वृद्धि कर सकती है, तो भी हम उसकी जीन में एडिटिंग करते हैं। बाढ़ के प्रति कोई फसल कैसे सहिष्णु हो सकती है, बेहतर इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स और कैसे अच्छे आ सकते हैं, इस वजह से हम लोग ये सारा काम करते हैं। तो यहां पर सरसों के लिए जो उसकी हाइब्रिड वैरायटी है उसमें ये पूरा प्रोसेस करा गया था, तब जाके बना DMH11। अगला आर्टिकल आपको प्रश्न संख्या 8 पे मिलेगा। इसको आप सेकंड पेपर से जोड़ सकते हैं जहां पर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। देखिए, ये वाले आर्टिकल पहले भी आ चुके थे, हम लोगों ने चर्चा करी थी कि किस तरीके से जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है असेंबली से, जो भी हमारे MP या MLA होते हैं उनको अयोग्य घोषित करने वाला। तो इस आर्टिकल में बेसिकली निकला क्या है ना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर समझाया गया है सेक्शन 8 के बारे में। और ये सेक्शन 8 किस चीज का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का। ये हमारे पास एक टूल है, एक उपकरण है जिससे कि डिस्क्वालिफिकेशन करा जा सकता है ऐसे लोगों का जिनको अपराधी घोषित कर दिया गया है, जो व्यक्ति जेल में है। तो बेसिकली राजनीति का जिस तरीके से अपराधीकरण ना हो उसको हम कैसे रोक सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक हथियार है सेक्शन 8 1951 के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का।
अब देखिए यहां पर दो कैटेगरी बताई गई हैं जिनके आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन करा जा सकता है, ठीक है। पहली कैटेगरी, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने इस आर्टिकल को कवर किया है। पहली कैटेगरी की किसी विधायक या एमएलए को किस तरीके से डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है, यदि उसने क्या करा है, 6 साल की उसने एक ऐसा अपराध करा जिसकी वजह से उसको 6 साल का जेल हुआ, और उसके ये 6 साल जिस दिन उसको कन्विक्ट करा गया तब से लेकर काउंट होंगे जब तक उसकी सजा पूरी नहीं हो जाती। अब यहां पर जो अपराध हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे उसने कहीं पर ऐसा, जैसे होता है ना वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मगर उस स्वतंत्रता में क्या है, एक निर्बंधन है कि आप ऐसा कोई भाषण नहीं दे सकते हैं जिससे जो राज्य की सुरक्षा है उस पर खतरा आ जाए। तो यदि कोई भी ऐसा एमपी या एमएलए जो होते हैं वो इस टाइप की स्पीच देते हैं जिससे समाज के अंदर किन्हीं दो समुदायों के बीच में, किन्हीं दो संप्रदायों के बीच में कोई विवाद हो सकता है, या किसी भी ऐसी प्लेस ऑफ वर्शिप पे, किसी धार्मिक जगह जाके ऐसा कोई भाषण नहीं दे सकते हैं जिनसे समाज में हिंसा उत्पन्न होने का डर होता है, वो किसी भी प्रकार का घूस या भ्रष्टाचार या स्कैम ये सब नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य चुनावों में धांधलियां होती हैं, बूथ कैप्चरिंग और इन सब जो भी चीज चुनाव को इफेक्ट करती है, उस पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, अगर वो व्यक्ति ये करते हैं, रेप के केस उनके ऊपर होता है या वुमेन के साथ कुछ क्रूएलिटी होती है, उनके साथ हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं, तो ये सारे अपराधों में, अपराध जो हैं ये आधार बन जाते हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन का। कुछ यहां पर बताया गया है, सीरियस प्रोविजंस होते हैं, कौन कौन से, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, कस्टम एक्ट, यूएपीए यानी कि आतंकवादी संगठन में इन्वॉल्व होना या उस टाइप की हरकतें करना, तो इसमें फर्क ही नहीं पड़ता कि उन्हें कितने वर्ष का जेल हुआ है, ये सीधे सीधे डिस्क्वालीफाई उनको कर दिया जाएगा। इसी कानून में यह भी जोड़ा गया है कि करप्शन में, सती सिस्टम है उसको करने में, आतंकवाद करने में, हमारे राष्ट्र ध्वज का अपमान करने में, हमारे राष्ट्रगान का अपमान करने में, ये सब में भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब यहां पर इसी सेक्शन के चौथे उपखंड में यह भी बोला गया है कि जो भी, जिनके ऊपर भी ऐसा डिस्क्वालिफिकेशन का आरोप लगता है ना, तो उनके पास भी होता है कि वो एक अधिकार होता है कि वो अपील फाइल कर सकते हैं इसके विरुद्ध, तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन 3 महीने के लिए रोका जा सकता है। परंतु इसको ना सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस वाले केस में बोला था कि ये जो उपखंड इसका 4 है ना, सेक्शन 8 का, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान थे, इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए, कल मैंने आपसे बोला था कि आप अगर मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो शुभम दुबे का एक प्रश्न आया है, उन्होंने बोला है कि सर क्या प्रतिदिन करंट अफेयर्स को नोट करते रहना आवश्यक है, तथ्यों को लंबे समय तक याद कैसे रखें। देखिए शुभम, क्या है ना, जो करंट अफेयर्स के नोट्स बनाना, तो सबसे पहली बात है, मैं कहूंगा अगर आप बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप किसी भी टॉपर की का इंटरव्यू देखेंगे या फिर किसी भी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को सुनेंगे ना, तो हमेशा वो लोग इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। और ये नोट्स ना कैसे बनाइए, एक यहाँ पर वर्ड लिख रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स बनाइए, इसका बहुत फायदा होता है। अब मान लीजिए, आज के उदाहरण लेता हूँ, आज मैंने आपको द हिंदू के 5 आर्टिकल समझाए, ठीक है। इस 5 आर्टिकल में मैं हमेशा ये बोलता रहता हूँ कि प्रारंभिक परीक्षा में या मुख्य परीक्षा में क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो उसको आप ना साथ में शॉर्ट में नोट कर लिया करिए। जैसे राइनो का आर्टिकल था, तो राइनो में 5 प्रजाति हो गई, ठीक है। ऐसे करके डायग्राम बना बना के लिख लीजिए, ब्लैक, व्हाइट, सुमात्रा, जावा। अब भारत में कौन सा पाया जाता है, सिंगल हॉर्न राइनो पाया जाता है, ठीक है। इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, तो वो सीआर है या वल्नरेबल है। तो ऐसे करके आप नोट्स बना लीजिए। तो छोटे शॉर्ट में थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्म में, फ्लो चार्ट के फॉर्म में नोट्स बनाएंगे तो कम लिखना भी पड़ेगा और आपके पास वो चीज तैयार हो जाएगी, ठीक है। ये तो बात हो गई 3 नवंबर की। अब जब 4 नवंबर को आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो ना, तो करंट अफेयर पढ़ने से पहले आप क्या करो, अब जैसे मैंने जो 5 आर्टिकल पढ़ाए हैं, इस 5 आर्टिकल को हार्ड से हार्ड 2 पन्ने या 3 पन्ने में नोट कर लो, इससे ज्यादा नोट मत करो। अब 2-3 पन्ने में आपने नोट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल 2 पन्ने में नोट कर लिया आपने 5 आर्टिकल्स का जो सार था। अब जब कल का 4 नवंबर आएगा ना, तो कल कुछ भी नया पढ़ने से पहले आप क्या करो, जल्दी से ये अपने 2 पन्ने उठाओ और इनको रिवाइज कर लो। अब ये रिवीजन आप कर सकते हो, चलते फिरते कर सकते हो, आप अगर कुछ लंच वगैरह कर रहे हो, आप अपनी जो पढ़ाई है उसके बीच में जो ब्रेक लेते हो, तो उसमें आप रिवाइज कर लो। तो आपने रिवाइज कर लिया और फिर उसके बाद 4 नवंबर का जो करंट अफेयर था उसके नोट्स बना लिए। अब 5 नवंबर जब आएगा ना, तो आप क्या करो, 2 नवंबर का जो करंट अफेयर्स होगा, ठीक है, मतलब सॉरी 3 नवंबर का जो करंट अफेयर है उसको फिर से रिवाइज कर लो। अब चूंकि आप ये पहले रिवाइज कर चुके हो, तो दोबारा रिवाइज करने में आपको बहुत कम समय लगेगा। अब 4 नवंबर का रिवाइज कर लो, उसके बाद 5 नवंबर का पढ़ो। तो जब डेली बेसिस पे आप ठीक एक दिन पहले वाला करंट अफेयर्स को रिवाइज करोगे ना, तो एक समय आएगा कि करंट आपको याद होते चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं,
एक ट्रिक कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है ना, उसमें आपके सामने ऑप्शंस आते हैं ए बी सी डी। तो अगर आपको कोई चीज याद नहीं हो रही होती है ना, या मान लीजिए कोई चीज आप भूल भी रहे होते हो, तो वहां पर आप ऑप्शंस देख के वो चीज याद आ जाएगी। मगर ये तभी होगा जब आपने उन सारी चीजों को एक बार पढ़ा होगा। तो इसको आप करिएगा। गौतम का प्रश्न है कि इनका प्रीलिम्स नहीं निकला, बट इस बार कोशिश करेंगे डेफिनेटली। गौतम देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूं, हर इंसान होता है ना, उसकी जो सच्चाई होती है ना, वो उसको भली भांति पता होती है। मेरी सच्चाई मुझे पता है, आपकी सच्चाई आपको पता है। भले ही आप दूसरों से चर्चा ना करें उस विषय पे, आपको पता होना चाहिए जब आप तैयारी करते हो या जिस टाइम आप पढ़ते हो, उस टाइम एक्चुअली में क्या करते हो, कितना दिमाग आपका पढ़ाई में रहता है, कितना दिमाग आपका अन्य चीजों में रहता है, कहाँ जब आप पेपर देते हो उस टाइम पे आपने कौन सी चीज ऐसी होती है जो आपने प्रैक्टिस नहीं करी होती है। तो ना, अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे बनाओ कि दिन में 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जितना भी आप समय निकालते हो, तो उस पूरे समय को पूरी तरीके से डेडिकेटेड वे में पढ़ो। ठीक है, अपना फोन स्विच ऑफ कर दो, कट ऑफ कर दो अपने आप को थोड़ी देर के लिए, अकेले बैठ के जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाइए। दूसरी चीज, जहां पर आपके जो कमजोर पॉइंट है ना, देखिए जब आप अपनी आंसर की मिलाते होगे तो आपको पता लगता होगा अरे ये आंसर मेरा गलत हो गया, या ये मैं नहीं कर पाया। तो दो चीजें होती हैं, एक तो चीज होती है कि आपको आया नहीं, दूसरी चीज थी कि आपसे गलती हो गई। ये दोनों चीजें एकदम अलग होती हैं। ठीक है, आया नहीं का मतलब है हो सकता है आपने पढ़ाई नहीं है, तो पढ़ाई नहीं है तो वो आपको समझ ही नहीं आएगा। गलती का मतलब होता है कि अब आपके यहां पर लॉजिक की बात कर लें या बेसिक की बात कर लें तो वो बड़े कमजोर हैं। तो उनको अच्छा करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका होता है, सबसे सस्ता मजबूत टिकाऊ तरीका, वो होता है रिवीजन। रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस करिए आप। ठीक है, अपने आप को मोटिवेट रखिए, होगा। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने लास्ट अटेम्प्ट में फोड़ा है, और ऐसा फोड़ा है कि वो आईएएस में सेलेक्ट हुए हैं। तो इससे मत सोचिए कि पहले नहीं हुआ तो अब नहीं होगा। डेली का करंट अफेयर्स को जीएस पेपर 3 में देखिए, मैं तो ऊपर हर आर्टिकल के ऊपर लिख देता हूं ना कि कौन से पेपर का करंट अफेयर है, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो। गौतम, मैंने जो अभी टिप्स बताए हैं उनको आप भी फॉलो करिएगा, आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। चलिए, आज मैं आपसे दो प्रश्न पूछता हूं। सबसे पहला प्रश्न, मैंने आपको अभी हाइब्रिड फसल के बारे में बताया, तो मेरे को बताइए जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल होती हैं इसके बेसिकली नुकसान क्या होते हैं, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। दूसरा, स्लेंडर लॉरिस का नाम आपने सुना होगा, हाल ही में चर्चा में था, तो इसकी पहली सेंचुरी कहां पे बनाई गई है, और इस जानवर के बारे में भी बताइएगा। अब नजर डालते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पे। सबसे पहला प्रश्न, भारत में उर्वरकों की दक्षता में सुधार और इसके स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई कुछ पहलों का विस्तार से वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है, भारत में जीएम फसलों से संबंधित चुनौतियों का परीक्षण करें और खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से वे कैसे महत्वपूर्ण हैं, इसको बताना है आपको। ये दो प्रश्नों का कमेंट करके उत्तर जरूर दीजिएगा। तो चलिए, आज के सत्र में बस इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूं आज का सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं द हिंदू के अगले सत्र में कुछ नए आर्टिकल्स के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।